17 या 20 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो आज स्पेशल नीड है। ओके, इंडिया में एग्जैक्टली सर। कैंसर भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होगा जितनी तेज़ी से ऑटिज़म या फिर स्पेशल नीड्स, इनफैक्ट हम बार बार ऑटिज़म ना करके स्पेशल नीड्स बोले तो वो इंक्रीज़ हो रहा है सर। जंक फूड का एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि विदाउट मतलब चॉकलेट्स बच्चा रह नहीं सकता। एक्चुअली में बच्चे को दोषी माना जाता है, लेकिन असली दोषी है कौन? नेवर टेक प्रेगनेंसी एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर मदर प्रेग्नेंट है 8 वीक में और वो किसी भी तरीके से स्ट्रेस में लेती है, मदर को डर लगेगा तो बच्चा भी। तो जो माएँ मतलब जो प्रेग्नेंट हैं वो तो हर चीज़ में बहाना मार देती हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ जी, और मेरे को तो आइसक्रीम चाहिए, कोको कोला चाहिए। यहाँ तक कि आजकल की फीमेल्स अल्कोहल भी लेती हैं। बिल्कुल सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सीवियर। बच्चे को बोलोगे कि तुम मोबाइल मत देखो, लेकिन आप मोबाइल में लगे रहे हो, तो उस बच्चे की गलती थोड़ी ना। अगर आप पहले बच्चे को कोल्ड ड्रिंक और मीठा खिला रहे हो, सडनली आप 6 साल में बच्चे को बोलोगे कि नहीं आज से तुम डाइट करोगे, सर वो बहुत मुश्किल है। उस बेचारे के पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। सर वो ना उसके घुटने गंदे होते हैं ना, वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं, इसलिए हमने क्रॉलिंग नहीं की, सीधा वॉकर में डाल दिया। ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनके साथ खेल नहीं रहे, आप उनको खेलना सिखा रहे हो मैं खेलना सिखा रहा हूँ सर। कि नीचे बैठ के खेलो। एब्सोल्युटली। वो मेरे पास प्ले सेशंस लेने आ रहे हैं सर। सर एक और हार्श क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, किन लोगों को पेरेंट्स बनना चाहिए और किन को नहीं बनना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बग्गा, जो वर्ल्ड में बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं जो ऑटिज़म को ट्रीट करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर, और उनके पास 17 सालों का एक्सपीरियंस है। 17 सालों से वो लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल चुके हैं, माँ बाप को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चुके हैं ऑटिज़म के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, और स्पेशल नीड वाले बच्चों को कैसे ढंग से पेरेंटिंग दी जाए। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय ऑनर। यू वोंट बिलीव मैं कितना खुश हूँ यहाँ पे बैठ के। तो थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आए और स्पेशली पॉडकास्ट में हमसे बातें करने आए, और आज आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी लेंगे हम स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जी बिल्कुल। ताकि हमारे चैनल के थ्रू पता लग पाए कि लोग अपनी लाइफ कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताएं, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनका रोल क्या होता है? सर एक्चुअली जितने भी स्पेशल नीड्स, एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि यूज़ होता है। तो स्पेशल नीड्स वो बच्चे होते हैं जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट्स होते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और वो स्किल्स इंस्टेड कि वो नेचुरली गेन करें, तो उनको थेरेप्यूटिकली हमें सिखाना पड़ता है कि Okay. और वो स्किल्स इतने कॉम्प्लिकेट नहीं रखते हैं, हम इतने सिंपल रखते हैं ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ जीने लग जाए। ओके। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी, कई ऑटिस्टिक बच्चे सुपर्ब निकलते हैं, जीनियस निकलते हैं, डिपेंडिंग कि उनका ब्रेन ग्रोथ कैसे हो रहा है, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, वो तो नेचुरल है। बट एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा जो प्राइमरी गोल होता है, वी आर डीलिंग विद स्पेशल नीड किड्स, इट्स जस्ट कि उनको हम डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंट करें, बिकॉज दैट्स द प्राइमरी फोकस एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ओके, डॉक्टर बग्गा, आप ये बताएं, आप जैसे 17 साल की आपकी जर्नी होगी, आपने लाखों बच्चों को अपनी सर्विसेज दी हैं, उनकी लाइफ चेंज करने, पूरी लाइफ चेंज की है। तो आज की डेट में 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है इंडिया में। तो ये 17 साल की जर्नी में कितना इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है? सर 100 तो नहीं बोलूँगा। देखिए आपने सिर्फ ऑटिज़म बोला है, बट मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स में कई और डिफॉर्मिटीज़ और डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो अगर हम नेचुरली अगर प्रॉपर देखें तो हर आई थिंक 15 या 17 मतलब 17 या 20 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो आज स्पेशल नीड है। ओके, इंडिया में। एग्जैक्टली सर। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और ये मतलब यू वोंट बिलीव कि ये शायद कैंसर भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होगा जितनी तेज़ी से ऑटिज़म या फिर स्पेशल नीड्स, इनफैक्ट हम बार बार ऑटिज़म ना करके स्पेशल नीड्स बोले तो वो इंक्रीज़ हो रहा है सर। तो ये पॉपुलेशन बहुत हाई है। अब द थिंग इज़ कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन 2008 में पास आउट हुआ हूँ। उस टाइम जब हम रेशोज़ पढ़ते थे सर, तो दिस यूज टू बी एवरी लाइक स्पेशल नीड्स में कि 500 या 600 में से कोई एक बच्चा निकलता है जो कि एक स्पेशल नीड होता है।
बट वो रेशियो आप आज सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है सर। सो इट इज़ रियली वन ऑफ द वेरी वरिंग सिचुएशन तो अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो ये 17-20 सालों में मतलब ऐसा हुआ क्या? सर अगेन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबसे प्राइमरी चीज़ ये हुई है कि जब से स्क्रीन टाइम आया है, हुँ, हुँ, हुँ। मोबाइल आया है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। हुँ, हुँ। मोबाइल आने से जैसे बच्चे इंस्टेड ऑफ मूविंग बैठने लग गए हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कम हो गई है, हुँ, कहीं हुँ। न कहीं सेंसरी इम्बैलेंस उनका आ गया है। और ये जो जंक फूड का एक जो हुँ, हुँ। ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि विदाउट मतलब चॉकलेट्स बच्चा रह नहीं सकता, हुँ, हुँ। विदाउट जो खाना है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड इनफैक्ट सर हम सिर्फ बच्चे को क्यों दोष दें, प्रेगनेंसी में अगर जाए हुँ, तो हुँ, हुँ। इनफैक्ट मदर्स एंड पेरेंट्स, मैं इनफैक्ट बोलूँगा कि हुँ, हुँ। पेरेंट्स शायद प्रेगनेंसी को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, और उससे पहले का भी जो उनका लाइफस्टाइल होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। हुँ, हुँ। एंड फिर एनवायरमेंटल रीजंस तो आपको ही पता है, बीइंग फ्रॉम दिल्ली यू नो हाउ हुँ, मच हुँ। पोल्यूशन वी आर हैविंग। तो वो सारे हैं। एंड बहुत सारे सर रीजंस हैं, बट कहीं ना कहीं सब कुछ मिल चुका है हुँ, आज। हुँ। बिकॉज पोल्यूशन में भी मैं रहा हूँ, मैं गंदा खाना भी खा रहा हुँ, हूँ, हुँ। आई एम ड्रिंकिंग ऑल्सो। हुँ, मेरे हुँ। बच्चों को बिना केक्स के बर्थडे पार्टीज नहीं होंगी, हुँ, यू हुँ। नो। तो सब कुछ मिल चुका है, मोबाइल के बिना वो जी नहीं सकते हुँ, हैं। हुँ। तो तो सर आपको ये नहीं लगता कि ये डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा बीमारी फैली है और वही सारे लाइफ़स्टाइल हम यहाँ पर फ़ॉलो कर रहे हैं इंडिया में, तो इसकी वजह से ऑटिज़्म बढ़ रहा हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ना आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप कोई मुझे इंस्टा में या यूट्यूब में देखेगा, मैं ना कई वीडियोस डालता हूँ बच्चों के साथ। और कई क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया गाँव में भी पहुँचा हुआ है, तो ना कई मेरे पास आते हैं कि सर ये तो हम बचपन में करते थे, ये तो आप जो करा रही हो ये गाँव में हम लोग करते थे। तो हुँ। सर अब प्रॉब्लम ये हुई है कि गाँव में भी हुँ, हुँ, हुँ। ना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि सिटीज़ में तो ऑब्वियसली हम कन्फाइंड हो गए हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो फ्रीडम नहीं रही मूवमेंट की बच्चों के पास। और कहीं न कहीं इनफैक्ट पहले ना ये गाँव मतलब अर्बन सिटीज़ तक थी, अब ये रूरल इंडिया में भी कहीं न कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, बिकॉज़ लाइफ़स्टाइल उनका भी चेंज हो गया है सर। हुँ, मोबाइल उनके हाथ में भी आ गए हैं। हुँ, हुँ। अब खाना वहाँ पे भी जंक बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है। हुँ, तो हुँ, सर ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न्स है जो मुझे हुँ, लग हुँ। रहा है। बट सर अब ना ये कहना कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़, बिकॉज़ फैसिलिटीज़ वाइज़ हम भले ही कम हों, हुँ, हुँ। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज़ इंडिया इज़ पार विद एनी अदर हुँ, कंट्री। हुँ। तो कहीं न कहीं वो टेक्नोलॉजीज़ भी बट तो उन्हीं का इम्पैक्ट आपने कर रही हैं। बोला कि उन्हीं का खाना उठा लिया हमने, हाँ, बिल्कुल जंक सर। फूड भी उन्हीं से ही आया। बिल्कुल और सर। फिर स्क्रीन्स टाइम या फिर जो भी आपने बताया कि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बिल्कुल सर। तो वो भी तो वहीं से आया, कहाँ से आया? एब्सोल्यूटली सर। उन्हीं का वर्किंग कल्चर बिल्कुल और सब सर, कुछ। वेस्टर्नाइज़ेशन इज़ इम्पैक्टिंग आवर तो फैमिलीज़ फिर ऑल इसके ओवर। लिए कुछ पेरेंटिंग के ऐसे लेक्चर्स या फिर ऐसे कोर्सेज नहीं होने चाहिए हमारे कॉलेजेस में या स्कूल्स में? सर मैं ना, आप मानोगे नहीं, मैं ना कई पीडियाट्रिशियंस एंड न्यूरोलॉजिस्ट मेरे दोस्त हैं। हुँ, हुँ। और एक्चुअली क्या होता है ना सर, तो ये चीज़ ना अ, जब तक किसी के साथ होती नहीं है हुँ, ना, हुँ, तो लोगों को लगता है यार उसके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप समझे? तो जब बट सर हो, आपने तो बोला 17 में से 1 बच्चे को है, तो फिर तो मतलब पेरेंट्स भी जब बर्थ दे रहे होंगे, यही तो तो उनको तो सरप्राइजिंग बहुत है ज़्यादा सर। डर लगता होगा। ये भी सरप्राइजिंग है सर, फिर भी लोगों की थिंकिंग है कि हमारे साथ नहीं हो सकता। ओके। इनफैक्ट सर मैं कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जानता हूँ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। वो तब से काम कर रहे हैं जब वो शादीशुदा नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली थेरेपिस्ट के भी बच्चों को ऑटिज्म हो गया। ओके। आप सोच सकते हैं ये किसी के कंट्रोल में, अब क्या बताऊँ मैं, ये हुँ, चीज़ें ना हुँ। बड़ी कॉम्प्लिकेट सी हैं। हुँ, हुँ। बट सर वही सिचुएशन है कि मैं हमेशा किसी पीडियाट्रिशियन से एंड न्यूरोलॉजिस्ट से मिलता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि यार प्रेगनेंसी में एंड इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है ना, हुँ, सिर्फ हुँ। 1 घंटे की काउंसलिंग के लिए मेरे पास भेज दो। हुँ, हुँ। सिर्फ 1 घंटे की काउंसलिंग मैं करूँगा। हुँ, मैं हुँ। सिर्फ बता दूंगा कि पहला साल बच्चे का कैसे निकालना है। ओके। तो और इसका आप स्कूल ही क्यों नहीं खोल लेते फिर? मतलब सर मेरे हिसाब से तो सब बहुत ज़्यादा नीड है, मैंने डाटा पढ़ा आज काफ़ी जी ज़्यादा, सर। तो इट वाज़ शॉकिंग। मतलब मैंने तो यही पढ़ा कि 100 में हम्म, से 1 बच्चे इंडिया में हो रहे हैं हम्म, और बाकी डायग्नोज़ नहीं हो रहे होंगे मे बी। बिल्कुल सर। यूएस में 35 में से 1 बच्चे को है। सर ये रेशोस भी गलत है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा सर। अब वही बात है, मैंने नहीं सोचा उस हुँ, लेवल हुँ। पे। बट कहीं ना मेरा मन बहुत है कि मैं ना कुछ मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं किसी स्पेशल नीड्स को हम
ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज यस हम कर सकते हैं सर। मतलब हम उसका उसके रूट इम्पैक्ट, कॉज पर जा सकते हैं। हाँ, उसके रूट कॉज में उसके इम्पैक्ट को इतना मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो स्ट्रगल एज अ पेरेंट या एज अ बच्चा हो रहा है ना, उसको भी हम बहुत कम कर सकते हैं सर। ओके सर, जैसे अब जब मैं प्रीवियस अपनी लाइफ में चला जाऊँ, स्कूल टाइम में चला जाऊँ, तो ऐसे बच्चों का मजाक काफ़ी उड़ाते थे स्कूल में। जी सर। आजकल मेरे को नहीं पता कितनी अवेयरनेस हुई है, क्या हुई है। तो एक्चुअली में बच्चे को दोषी माना जाता है, लेकिन जी असली सर। दोषी है कौन? सर बुलिंग तो आज भी वैसी ही है, हम्म बिकॉज बुलिंग इज अ पार्ट ऑफ किड्स लाइफ, है ना, हम्म। आज भी वैसे नहीं, ही बच्चा तो स्कूल्स चलो में। पैदा हो गया, वो हाँ, तो उसी सिम्टम्स के साथ पैदा हुआ होगा। एग्जैक्टली सर। आप ना अगेन मैं आपको बताऊं, बिकॉज स्पेशल नीड्स की ना कैटेगरीज होती हैं। हम्म अगर बच्चा नॉर्मल बच्चों में सर्वाइव कर सकता है, मे बी वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा, बट ही इज़ एबल टू आंसर इन द क्लास, मे बी वो रिवर्सल्स कर रहा है अपने अल्फ़ाबेट्स में, बट एटलीस्ट ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस फाइल राइटिंग, दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन द क्लास। बट एज अ पेरेंट यू फील दैट इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप अपने बच्चे को डील नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से, एंड आप ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं वो तो 30 बच्चों में सीखेगा, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स एम्बिशियस हो जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले लेकर आओ, लेट अस ट्राई टू सेटल हिम डाउन, लेट अस सी वेदर द चाइल्ड इज एबल टू go to the school or not, and if yes, give him time. There are few strategies you have to follow, there are treatment which you have to give a time to the kid, but iske baad bhi every child will be in the class, will be included in the class. That's a wrong perception sir. ओके, तो फिर उनके लिए फिर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हाँ सर, इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आप जितना बच्चे को घर पे रखेंगे उतना उसकी लर्निंग हैम्पर तो होगी होगी। आइडियली सर देखिए, थ्योरेटिकली वी हैव अ स्पेशल स्कूल्स, वी हैव अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, वी हैव एनजीओज वे यू कैन सेंड, बट हाँ हम जानते हैं कि एग्जैक्ट उन लेवल क्या है उनका भी इतना ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं। कई हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगेन हर बच्चा तो नहीं जा सकता उसमें। तो उस केस में सर अर्ली इंटरवेंशन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग विच दे कैन गो, या फिर वो कई ऐसे सेटअप्स होते हैं सर जहाँ पे ना लाइक एकेडमिक्स में प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती, जहाँ पे जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं उस पे रखा जाता है कि आज से अगर हम ट्राई करें कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फीडिंग और मे बी ड्रेसिंग, बट डाउन द लाइन अगर हम इसको गोल रखेंगे तो 5-6 साल तक एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसे वोकेशनल सेंटर्स हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, ऐसे स्पेशल स्कूल्स भी हैं। तो अगेन बात वही है कि हाउ रियलिस्टिक गोल्स एज अ पेरेंट यू हैव। सर पेरेंट्स से पहले, मतलब अगर वो पेरेंट तो बाद में बना, बच्चा होने के बाद जी पेरेंट सर। बना है, उससे पहले वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनका बच्चा हेल्दी पैदा हो? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? सर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक्स में। अगर दोनों के साइड में, हस्बैंड वाइफ के साइड में कोई भी अगर स्पेशल नीड कभी हुआ है, तो दे नीड टू बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस, बिकॉज ओके ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ओके। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड इज सर कि प्रॉपर टेस्ट कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये मानता हूँ, नेवर टेक प्रेगनेंसी एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग। ठीक है ना, जो आजकल हम लोग करते हैं, डॉक्टर की सुनो, लाइक अगर डॉक्टर ने बोला है कि लिसन यू हैव टू टेक बेड रेस्ट, take a bed rest. There is something you have to maintain your diet, maintain that diet. Don't try to crave for everything. Craving होती है जी, मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट सर स्ट्रेस लेवल सर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट सर मैं अभी जो आया हूँ यहाँ पे, आई एम हियर टू टेक वन ऑफ दी प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहा है जो कि स्पीच थेरेपी के रिलेटेड है, जो ओरल इश्यूज बच्चों में आते हैं। तो वहाँ पे ना हम लोगों ने बच्चों को ये सिखाया, जो हमारे प्रोफेशनल्स थे, कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द किड इज़ हैविंग एनी एबनॉर्मेलिटी और नॉट। पैदा हुए बच्चे को भी हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू टेस्टिंग देयर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जो कि होता है। तो अगेन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पेरेंट्स, अगर डायबिटिक है, बहुत कॉमन है, थायराइड जैसे हो जाते हैं, वो भी है, उस चीज़ को ना बहुत सीरियसली लेके चलना चाहिए। एंड what I want is कि if the lady is pregnant, keep that lady very happy, because you won't believe, 8 वीक का बच्चा अगर मदर 8 वीक का बच्चा अगर मदर
स्ट्रेस में है, प्रेग्नेंट है 8 वीक में, और वो किसी भी तरीके से स्ट्रेस में लेती है, देयर इज़ अ रिफ्लेक्स नोन एज फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, जहाँ पे मदर को डर लगेगा तो बच्चा भी डर के 3 सेकंड में नॉर्मल होगा। तो वो जो 8 हफ्ते का बच्चा जो अपने मदर के टमी में है, वो 8 वीक में अगर मदर के डरने से डर रहा है और कॉन्टिन्यूसली वो मदर पूरी प्रेगनेंसी में अगर किसी भी रीजंस की वजह से स्ट्रेस में है, तो आप सोचो कि पूरी प्रेगनेंसी में उस बच्चे में कितना स्ट्रेस पड़ रहा हो। तो वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकली फिर हो सकता है कि जब वो पैदा हो ही माइट हैव एनी इश्यूज न्यूरोलॉजिकली। तो मतलब मदर्स को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा सर, द मदर नीड्स टू बी हैप्पी, और नीड्स टू अवेयरनेस भी बी बहुत हैप्पी, ज़्यादा चाहिए, बहुत और ज़्यादा। जो उनके साथ फैमिली मेंबर्स रह हाँ रहे हैं जी, उनकी भी अवेयरनेस होनी हाँ चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक पूरा वो है, हम्म, हैप्पी मदर विल डिलीवर अ हैप्पी चाइल्ड। ओके ओके। और एज का भी फैक्टर रहता है। Absolutely, sir. 35 years, I'm talking about the female. Like ideally, because nowadays we all are becoming ambitious, तो हम सोचते हैं कि हम 32 33 में we will try to conceive. But ideally, if you're going to ask me, अगर if you're planning to have 2 kids in your life, try कि 30 years touch करने तक female को she should have 2 kids. ओके। बिकॉज 35 के बाद से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक आपने डाउन सिंड्रोम सुना होगा, विच इज़ वेरी कॉमन इफ़ द लेडी इज़ कंसीविंग आफ्टर फर्स्ट कंसेप्शन इज़ आफ्टर 35 ईयर्स। ओके। तो उसमें फिर थोड़ी सी सावधानी, बिकॉज से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती सर आपने जैसे दो बातें बोली कि एक तो मदर को खुश रखा जाए, हैं। जी सर, और एक और बात बोली कि उसके स्पेशल न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सर। लेकिन आजकल जैसे हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं वेट हाँ लॉस के लिए, तो जो माएँ मतलब जो प्रेग्नेंट हैं वो तो हर चीज़ में बहाना मार देती हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ जी, हाँ, और मेरे को तो आइसक्रीम चाहिए, कोको कोला चाहिए, यहाँ तक कि आजकल की फीमेल्स अल्कोहल भी लेती हैं। बिल्कुल सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सीवियर, ओके वेरी 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 सीवियर सर। ओके। एंड वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ बिकॉज आप लोगों का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं इसलिए आई वुड लव टू कम, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आपके थ्रू पता लगे ये चीज़ कि आप लाइक डाइट को, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ प्रेग्नेंट वुमन्स लाइफ, इन एवरीबडीज लाइफ, बट स्पेसिफिकली लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, उसके 1 साल पहले से लाइफस्टाइल में चेंज करना स्टार्ट करो। एंड दैट पैच, देखो सर वैसे तो पूरी लाइफ होना चाहिए, तो ये तो कहना ही गलत है कि वो करो, बट ट्रस्ट मी। और अगर आपकी हिस्ट्री में कहीं पे कुछ है, लाइक कई फीमेल्स होती हैं जो शायद बिफोर प्रेगनेंसी भी इश्यूज होते हैं, उनको प्रॉपरली डील करो, ट्रीट करो, देन हैव अ प्रॉपर प्लान टू हैव दोस्त। ओके। और सर ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रख दिया, ठीक है, उसके बाद भी ऑटिस्टिक बच्चा हो गया, तो वो कितने दिनों में डायग्नोज होगा? सर ऑटिज्म का आइडियली डायग्नोसिस, प्योर ऑटिज्म कहना 5 साल से पहले हम नहीं कह सकते। अच्छा 5 साल तक लगेगा। स्केल के थ्रू, ओके। लाइक एक फॉर्मल असेसमेंट्स नहीं कर सकते। एक होता है ऑटिज्म ट्रेट्स, उस ट्रेट्स को सर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे मुझे अब 18 साल हो गए हैं, तो मैं ऑटिज्म ट्रेट्स को तो मैं नहीं डायग्नोस कर सकता, लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ, इसके रिफ्लेक्सेस मुझे टेस्ट करके लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, सो वी कैन हैव अ समथिंग कि ओके समथिंग न्यूरोलॉजिकली इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स, तो हम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और आइडियली अगर नहीं, बिकॉज मैं कहता हूँ कि हम नहीं पकड़ पाए, 3 चीज़ों का ध्यान पेरेंट्स को रखना है। एक, अगर बच्चा लाइक हम कहते हैं ना 6 मंथ्स में मदर्स पिकअबू करती हैं और बच्चा स्माइल करता है, वो एक सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, तो अगर 6 मंथ्स तक पेरेंट्स के किसी भी किए हुए एक्सप्रेशंस में बच्चा मतलब किसी तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बना रहा, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर साइंस दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग सम सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम इज़ अगेन रिलेटेड टू ऑटिज्म। तो मैं डायरेक्टली ऑटिज्म वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, बिकॉज हम 5 ईयर से पहले डायग्नोस नहीं कर सकते, बट ट्रेट्स दिखेंगे। सेकेंड है सर नेम रिस्पॉन्स। अब नेम रिस्पॉन्स जैसे मतलब जैसे बच्चा बैठना स्टार्ट हुआ 6-7 महीने में, अगर बच्चे का नाम लेंगे तो एटलीस्ट ही विल साउंड की वो कहाँ से साउंड आ रहा है, तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्स। और जो ऑटिज्म ट्रेट्स के बच्चे होते हैं उनका नेम रिस्पॉन्स, मतलब आप आवाज़ देते रहेंगे, दे आर जस्ट एनग्रॉस्ड इनटू देयर लाइफ, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। और थर्ड साइन जो बेसिकली होता है सोशल अलूफनेस, लाइक ना वो मदर्स के साथ चिपके रहेंगे, एंड
लाइक छोड़ेंगे नहीं, कोई और अगर उनको उठाने जाएगा तो दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। हम्म। चौथा, इन देयर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड, ओके। वो उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो अपनी एक दुनिया बना के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। जो कि ना सर एक मतलब अगर 1 डेढ़ साल तक ना अच्छे खासे साइंस एंड सिम्टम्स दिख जाते हैं, मगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ना पेरेंट्स को शायद 1.5 2 साल लग जाता है। तो जब तक बच्चा बोलता नहीं है ना तो पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके। अब 2 ढाई साल तक जब बच्चा बोलता नहीं है तब उनको लगता है यार मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। तो वो डायग्नोसिस जो 1 साल तक हो जाना चाहिए, 1 डेढ़ साल तक, वो कहीं ना कहीं 2.5 साल तक आके, बिकॉज जब हम मैक्सिमम असेसमेंट्स करते हैं तो 1 डेढ़ साल में ना बहुत कम आते हैं बच्चे। लाइक वो आते हैं जिनके पेरेंट्स को ऑटिज्म पहले से किसी तरीके से पता हो, जिनको नहीं पता वो कभी नहीं लेकर आएंगे। तो यूजली 2.5 साल की एज में ही हमारे पास असेसमेंट्स के लिए आते हैं बच्चे। ओके। और फिर उनके असेसमेंट होने के बाद फिर उनको मतलब ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, और फिर ट्रीटमेंट के फायदे कितने दिनों में या फिर महीनों में दिखने लगते हैं? सर जो आइडियल ट्रीटमेंट होता है, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर मैं बात करूं, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा पहला बेस होता है कि बच्चे के सेंसेस को डेवलप करो। बिकॉज जब तक वो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अपने आप को बैलेंस नहीं करेगा, जब तक वो अपने आप को पोस्चर को संभालेगा नहीं, तब तक तो वो एनवायरनमेंट से कुछ सीखेगा ही नहीं ना। तो सेल्फ रेगुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग फॉर द एनवायरमेंटल प्ले। सो वी नीड टू डू लॉट ऑफ प्ले। अब प्ले सर प्रोफेशनल लेवल पे होता है जो हम भूल गए हैं। लाइक वी स्टार्ट विद द प्ले, जहाँ पे हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको ज़मीन में बैठना बच्चे के साथ, बेड पे प्ले नहीं करना। देन वी ट्राई टू डेवलप लॉट ऑफ सेंसरी इश्यूज, सेंसरी सिस्टम्स को डेवलप करने का ट्राई करते हैं। ये जब दोनों चीज़ें डेवलप होती हैं देन थोड़ा सा बच्चे में कंट्रोल आता है। देन वी स्टार्ट विथ लॉट ऑफ, अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इश्यूज़ है उस बच्चे में, फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर 2 3 साल का बच्चा है, वी हैव टू वर्क एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वी हैव टू वर्क इन डेवलपिंग द सेंसरी सिस्टम। ओके। तो इसमें मेडिसिन भी देनी होती है या फिर सर अगर ऑटिज़म एपिलेप्सी के साथ है, अगर ऑटिज़म किसी सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ है, या अगर ऑटिज़म में बहुत सीवियर बिहेवियर इश्यूज हैं जहाँ पे हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू गिव मेडिकेशंस टू द किड। ओके। बट it's better to start with a natural way, give a little bit of a time for the therapies. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में दिख रही है 3 4 महीने में, यू कैन डिले दैट थिंग्स। बट अगर थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि सी मैम आई एम नॉट एबल टू हैंडल योर किड, the things are not going pretty good because it's been 4 months and we are not able to get good results out of it, then they can think of it again depending upon कि issues कौन से हैं जो उनको दिक्कत कर रहे हैं। ओके। तो सर जैसे ऑटिज्म के लिए कोई आए पेरेंट्स आपके पास, हमने डायग्नोस भी कर लिया, तो आपकी थेरेपी कितनी देर की रहती है? डिपेंड करता है सर। अगर मेरे पास एक ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा आया है जिसका सेंसरी सिस्टम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो आइडियली सर मिनिमम 2 ढाई साल तक की तो हम थेरेपी करते हैं। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि सीवियरिटी कितनी। और कई बार सर आप मानोगे नहीं, बच्चा बहुत सीवियर केस में आता है, द मोमेंट बच्चे को हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, हम खुद शॉक हो जाते हैं, अरे ही डिड सच अ फैब जॉब। और उसके बाद हम उनकी इंटेंसिटीज़ विद इन 6 months 7 months कहते हैं कि ठीक है, डोंट ट्राई टू गो फॉर एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ही इज़ नाउ बेटर, आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करो, एकेडमिक्स में ध्यान दो, स्कूल इंटीग्रेशन के लिए तरफ जाओ। मगर कई बार क्या होता है सर, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा हमारे पास आता है, हमें लगता है यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है नहीं, स्ट्रेट अवे चीज़ें दिख रही है। बट जब डील करने जाते हैं सर, 6 महीने के बाद भी हम वही खड़े होते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इट completely depends upon the child। और सर क्योंकि हम एज अ थेरेपिस्ट या एज अ प्रोफेशनल्स या एज अ पेरेंट हम स्टिमुलेशंस दे सकते हैं ब्रेन को ना। अब वो ब्रेन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, या कितना एक वो है ना सर, पानी के अगर मग में हमने एक छेद कर दिया, हम पानी डाल तो रहे हैं और हमें लगेगा कि पानी भर गया, मगर उस छेद से वो लीकेज होती रहेगी। तो हम सिस्टम में सेंसरीज चीज़ें डाल सकते हैं, मगर अगर वो एब्जॉर्ब ब्रेन कर ही नहीं रहा तो फिर वो चीज़ें, अब डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल पे डिपेंड ओके। तो फिर ये मतलब डेली सेशंस होंगे या वीकली होंगे या कैसे होंगे? इनिशियली डेली हम प्रेफर करते हैं। डेली इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता। सो व्हाट वी ट्राई इज़ कि आप बैठो हमारे साथ सीखो, बिकॉज इन दी एंड आपको घर पे ही करना है, आप कितने थेरेपीज करा लोगे। देन वी ट्राई टू हैव अ रेगुलर सेशंस
व्हेन द चाइल्ड इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है नाउ वी आर एबल टू डील विद आवर किड्स, तो हम उसको इंटेंसिटी कम करते हैं। बिकॉज सर अगेन जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यू नो कि थेरेपिस्ट के भी बहुत बड़े क्राइसिस होंगे, तो यहाँ पे तो पेरेंट्स को ट्रेंड होना ही पड़ेगा, एंड दैट्स द वे वी वर्क, लाइक वी तो गिव मतलब लॉट मेन ऑफ बात मेरे ट्रेनिंग। को ये समझ में आ रही है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सर, और उसके जो बिना नहीं अभी हो पेरेंट्स हैं सकता। वो काफ़ी ज़्यादा अनट्रेन्ड हैं और उनको बच्चों के बारे में शायद ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। है भी नहीं सर, बच्चों के बारे में मैं कहता हूँ नॉलेज ना हो, हम्म एटलीस्ट इतना तो है कि मोबाइल के, सर ये सबको पता है मोबाइल के साइड इफेक्ट्स हैं, हम्म सबको पता है आज के दिन, हम्म। और कौन अपने बच्चे को नहीं दे रहा? तो सभी दे रहे हैं सीवियरिटी नहीं पता हो, क्या पता उनको, मतलब सर। मे बी, या फिर मतलब मेरे को तो एग्जैक्टली जैसे हमारे पास भी वेट लॉस के लिए आएंगे हाँ जी बच्चे आएंगे, ठीक जी। है, और हम तो ब्लंटली बोलते हैं सारा दोष माँ बाप का ही है। ठीक है, मैंने आपसे बात की, हाँ अब आपने बताया अपने बच्चे के बारे में कि वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती, जी तो मतलब कितना प्राउड एक हाँ पेरेंट है कि जी जिन्होंने सर। अपने बच्चे को ये सिखा दिया कि भाई कोल्ड ड्रिंक और बाहर का खाना नहीं खाना। हम्म, तो यहाँ पर भी मतलब पेरेंट्स की एजुकेशन अगर हमारे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे होने लग जाए, या फिर जैसे आप जैसे लोग यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग देखने लग जाएं हम्म, पेरेंट्स बनने से पहले, जी सर। तो फिर काफ़ी एजुकेशन का स्कोप बढ़ सकता है मतलब। आपसे मिलने के बाद तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं नहीं सर, आप तो कर ही सरकार रहे हैं, से आप तो देख, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। हाँ 17 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस हाँ एंड लाखों बच्चों की आप ज़िंदगी बदल चुके हैं। जी सर। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हाँ। हूँ सर, डाइट का इम्पोर्टेंस बताना हम्म चाहता हूँ। बच्चों में ना ऑटिज्म में कई बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं सर, हम्म जैसे हिटिंग, हम्म सडनली लाफिंग, हम्म सडन क्राइंग, biting, हम्म and in fact lot of other aggressions which they हम्म have. Latest research कह रही है 80% of these behaviors are related to gut हम्म because they don't have a speech. हम्म And if you are not taking care of the gut, sir, so मतलब इतनी ज़्यादा रिसर्च चल रही है ऑटिज्म में गट के ऊपर सर, गट के ऊपर, कि एक बहुत कॉमन डाइट है ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म GFCF है। मतलब ऐसा कोई ऑटिस्टिक पेरेंट नहीं होगा, ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट नहीं होगा जो कि अपने बच्चे को शायद दी ना हो या नहीं दे रहा, ठीक है। सो ये बहुत कॉमन है। तो सर कई एग्रेसिव बिहेवियर्स बच्चे में या कई अनइंटेंशनल बिहेवियर्स जो हैं दैट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द गट्स। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, कई डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स दे जा रहे हैं, वो ही दे जा रहे हैं, बट वो डाइट कंट्रोल जब तक नहीं होगी ना सर, तो वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। एंड मैंने बच्चों में चेंजेस देखे हैं सर, कई पेरेंट्स इस चीज़ में ना सर मैं बोलूँगा कि बिकॉज आई एम डीलिंग विथ लॉट ऑफ किड्स फ्रॉम आउटसाइड आवर कंट्री, द पेरेंट्स आर क्वाइट सीरियस अबाउट डाइट, because I think maybe down the line in Western culture they are more aware of these, because जैसे आपने बोला कि 35 में एक है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स भी उनको ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडियन पेरेंट्स। तो वो GFCF डाइट रेगुलरली फॉलो करते हैं, एंड दे से दैट कि सर जब तक डाइट में है ना तो हर सब चीज़ ऐसे लगती है कि ठीक चल रही है, द मोमेंट डाइट चेंज होती है ना सर, तब पता लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो सर ये भी होगा कि सक्सेसफुल वही पेरेंट्स हो रहे होंगे जिन्होंने खुद की भी डाइट चेंज की होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दैट इज समथिंग रियली 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 इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं ना सर, आप बच्चे को बोलोगे कि तुम मोबाइल मत देखो, लेकिन आप मोबाइल में लगे रहे हो, तो उस बच्चे की गलती थोड़ी ना वही तुम्हारी गलती है ना, ये तो हमारी गलती। सेम सर, आप यहाँ पे चिप्स एंड बिस्किट खा रहे हैं और आप बोलोगे कि तुम ग्लूटेन का खाना खाओगे या तुम केसीन का कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, और आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो सर वो नहीं होगा। यहाँ पे बस चलाए जा रहे हैं सब हाँ, कुछ, तो बर्गर पिज्जा एग्जैक्टली सब वो कुछ। पेरेंट्स कहते हैं सर हमें खाए हुए कई टाइम हो गया है, मेरी फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ नहीं पड़ी। इनफैक्ट पेरेंट्स ही कहते हैं सर वाई शुड माई चॉइस, बिकॉज कईयों के लिए ना डाइट एक स्ट्रगल है, आप समझ रहे, उनको लगता है डाइट एक स्ट्रगल है, मेरा बच्चा क्यों स्ट्रगल करे, आई विल स्ट्रगल विद देम, एंड एक्चुअली उनको भी बहुत फायदा आता है, बिकॉज ऐसे पेरेंट्स को हम ज़्यादा खुश देखते हैं बाद में कि दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, एंड बच्चे में तो डेफिनेटली सर इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। ऑटिज्म में सर मेरे को आपसे पहले की बातें याद हैं। आपने बताया था कि बच्चा बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है अपने फूड को लेकर भी। हाँ जी सर, तो जी सर, अगर माँ बाप कुछ भी खाया जा रहा है तो ही कैन पिक एंड चूज, अगर लेकिन माँ बाप अगर बच्चे के सिलेक्शन के हिसाब से जैसे आप गाइड कर रहे हैं या फिर आपने डाइट बताई, वो ही खा रहा है, तो उसके पास सिलेक्शन भी तो कम होगा।
सर वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप पहले बच्चे को कोल्ड ड्रिंक और मीठा खिला रहे हो, सडनली आप 6 साल में बच्चे को बोलोगे कि नहीं आज से तुम डाइट करोगे, सर वो बहुत मुश्किल है। उस बेचारे के पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। और ऊपर से आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, आप पार्टीज में भी जा रहे हैं और आप बच्चे का हाथ पकड़ के बिठा रहे हैं, तो वो नहीं सक्सेसफुल होगा। तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो बच्चा ज़मीन पे लेटता है या टैंट्रम दिखाता है, तो हम कहते हैं सर वो डाइट खाने की वजह से कर रहा है। शायद वो खाने से ज़्यादा बिकॉज आप उसको दिखा रहे हो और दे नहीं रहे हो, उसकी वजह से हो रहे हैं चीज़ें। और सर से कई केसेस होते हैं जहाँ पे ना पेरेंट्स ने डाइट से इसलिए मना कर दिया बिकॉज उनको लगता है कि उनके बच्चे के बिहेवियर्स बढ़ गए हैं। और वन ऑफ द रीजंस ये है कि बिकॉज उनको वो चीज़ अवेलेबल दिखती है घर पे फ्रिज में या फिर वो कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना सर पेरेंट्स की लाइफ को मॉडिफिकेशन चाहिए होती है इन सब चीज़ों मेरे की। को तो लग रहा है पूरी मॉडिफिकेशन पूरी अगर मॉडिफिकेशन सच में अगर थेरेपी के रिजल्ट्स भी देखने तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे को तो यू नो ऐसे भी एक कहावत है सर, टू बी अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड यू नीड टू थिंक दैट यू आर अ स्पेशल पेरेंट। If you will feel that you are a normal parent and you have a special child, that's a wrong perception. So that's one of the very important thing which the parents needs to understand. फिर तो सर ये थेरेपी में भी अप्लाई होगा। आपने तो पूरा मन लगाकर आत्मा लगाकर थेरेपी दे दी, हाँ जी अब सर, घर में जाके उल्टा ही हो रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। फिर वो आके करेंगे सर जितना भी नाम डॉक्टर बग्गा का जितने भी फेमस है, मेरे बच्चे के तो काम आई नहीं वो। ओह, सर होता है नहीं तो आप होता। बताते नहीं भाई तुम घर में क्या कर रहे हो और सर यहाँ वो पे कर मुझे रहे हो? सच थोड़ी ना बताएंगे, हर पेरेंट्स में गट्स होना बट आपको चाहिए तो ना पता अपनी होगा, गल। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं पता लगता। आपको तो 17 साल का एक्सपीरियंस हो बिल्कुल गया। है सर, बट वही बात है ना, कई बार क्या होता है पेरेंट्स ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में होते हैं कि जानते हुए भी हम ज़्यादा हम एक लिमिट तक बोल सकते हैं, वो चीज़ें तो उनको समझनी पड़ेंगी ना। जैसे हमको तो जैसे वेट लॉस करने आया कोई, उसका वेट बढ़ रहा है तो हम तो मुंह पे बोल देते हैं भाई तू चीट आपको कर तो रहा मैं है। जानता हूँ सर, आप तो लाइक आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक यू टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं बिकॉज वैसे ही आपको भी पता लग जाता होगा। मतलब मुझे याद है कि लाइक आपसे मतलब आप जब सुनाते हो ना सर अंदर तक चीज़ जाती है, और वो ऐसी जाती है कि दोबारा हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो गलती दोबारा करे। एंड आई एम रियली लकी टू नो यू फॉर लास्ट 10 years, बिकॉज लकी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज तो मे बी बिकॉज यू आर इन सच अ लेवल कि हर बंदा आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, बट जिन्होंने आपके साथ वो सफ़र जिया है सर, जैसे मेरे जैसे बंदे ने, आई नो दैट आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट्स समथिंग रियली। तो भाई ये डॉक्टर बग्गा, इनको 17 साल का एक्सपीरियंस है बट ये 28 साल के लग रहे हैं और एक्चुअल एज ये खुद ही बता सकते हैं जब आप इनको कांटेक्ट करेंगे। एंड ये 15 से 20 पुलअप आराम से कर लेते हैं एंड ही इज़ अ वेरी बिजी प्रोफेशनल। एक ये भी बात आती है ऑटिज्म में कि हम तो बहुत ज़्यादा बिजी पेरेंट्स हैं, बड़े मतलब मम्मी भी प्रोफेशनल हैं, पापा जी। भी प्रोफेशनल हैं, बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर वो मतलब बने क्यों हैं पेरेंट? मतलब क्या, मतलब उनको करना क्या चाहिए? सर मैं भी ऐसे ही था ना, सब बहाने हैं सर। तो सच में आपको पता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट्स, आपको पता है। तो सर मतलब वही वाली बात है ना, तो फिर अब कमा किसके लिए रहे हो? जिसको आप टाइम नहीं दे पाओगे तब कमा किसके लिए रहे हो? इतने एम्बिशियस होके फिर क्या मिलेगा आपको? आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग? आजकल पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा बढ़ गई है सर, लाइक वो मेरे पास आते हैं सर क्या चार्जेस है, बिकॉज यू नो नाउ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज दोनों वर्किंग एंड दे आर गेटिंग हेफ्टी अमाउंट सैलरीज। सर एक काम करो ना, एक सेशन की जगह 3 दे दो, मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मेरी मेड आ जाएंगी, ड्राइवर है, मेड है, तो आप 9 बजे से लेके 11 बजे तक 3 सेशन 3 अलग थेरेपिस्ट के साथ करवा दो। तो उनको लगता है जितने ज़्यादा सेशंस होंगे मेरा बच्चा उतना ठीक होगा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? पेरेंट्स को अपना इनपुट डालना ही पड़ेगा। सर घर पे बच्चा ठीक होगा ना, मेरा बच्चा थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना ठीक करूँगा, जिसका बच्चा वो ठीक करेगा ना। तो आप बच्चे को स्पून पकड़ के खाना नहीं सिखाओगे, आप मोबाइल के साथ खाना खिलाते रहोगे, तो उसमें थेरेपी क्या कर लेगी आप बताओ? एक्चुअल थेरेपी पेरेंट्स की है। हाँ कि मैं भाई तो सुधर सर जाओ कहता तो। हूँ कई बार इतने सेंसिटिव इश्यूज होते हैं कई बच्चों को, मैं कहता हूँ कि बर्तन धुलवाओ, पानी के साथ जो ऑब्सेशन है, तो मैं कहता हूँ बर्तन धुलवाओ आप। सर यही मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे पहले ना मेरी मम्मी ने बर्तन धुलाना सिखाया, पोछा मारना सिखाया है, और फिर क्या बोलते हैं खाना बनाना सिखाया है, और प्रेस करना सिखाया था, कपड़े फोल्ड करना सिखाया था। और मैंने आपकी वीडियोस देखी, मतलब बहुत सारी वीडियोस में आप यही करा रहे थे, यही सिमिलर। ओटी है सर, यही ओटी है।
यही है। तो ऑक्यूपेशनल तक आजकल के पेरेंट्स भूल गए क्या सब कुछ? सब पता नहीं सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। सर हुँ, आप मानोगे नहीं, कई बच्चे क्रॉल नहीं करते, ठीक है, हुँ, एंड क्रॉलिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो हर बच्चे को अचीव करना चाहिए। मतलब हुँ, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट इफ़ द चाइल्ड हुँ, इज़ नॉट डूइंग क्रॉलिंग। हुँ, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर वो ना उसके घुटने गंदे होते हैं ना, वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं, इसलिए हमने क्रॉलिंग नहीं की, सीधा वॉकर में डाल दिया। हुँ, और अगर आप क्रॉलिंग नहीं कर रहे, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। हुँ। इससे बिकॉज पहले आपने एक और ज़बरदस्त बात बोली कि ऑटिज़्म वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ खेल नहीं रहे। आप उनको खेलना सिखा रहे हो मैं खेलना सिखा रहा हूँ सर, कि नीचे बैठ के खेलो। एब्सोल्युटली। वो मेरे पास प्ले सेशंस लेने आ रहे हैं सर, ओह! प्ले सेशंस। उनको ये नहीं पता बच्चे से आई कांटेक्ट, उनको ये नहीं पता कि पिकअप कैसे करना है। हुँ, लाइक उनको पोएम्स नहीं आती हैं सर। मैं हुँ, कहता हूँ कितनी पोएम्स आती हैं आपको, आप अपने हुँ, बच्चे के साथ एक बच्चे को तो नर्सरी राइम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। कितनी हुँ, पोएम्स आती हैं सर, वो ट्विंकल ट्विंकल आती है और एक आती है बाबा ब्लैक शिप। मैंने हुँ, कहा आपको पता है आपके बच्चे स्पेशल नीड है? हाँ सर। मैंने कहा हुँ, सिर्फ 2 पोएम्स आते हो, कैसे प्ले करते हो उसके साथ? मतलब कैसे हुँ, करते हो? सर ऐसे करते हैं। अच्छा 80% पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर मेरा बच्चा स्पेशल नीड है ना, तो वो जितना काम करेगा ठीक होगा। हुँ, यहाँ पे रखो, तुम उधर बैठो, वो लेकर आओ। प्ले नहीं करते सर, उसको रोबोटिक बना देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा, अरे उसका तो वो लेवल ही नहीं है, जितनी एक्टिविटी करेगा दिमाग बढ़ेगा। नहीं, प्ले हुँ, के टाइम पे प्ले करना पड़ेगा। हुँ, तो ये सब चीज़ें सर, वही बात है जो हुँ, मिस हो रही है ना अब ये सारी मतलब चीज़ें। पेरेंट्स बनना पहले खुद से आता था। सर मैं एयरपोर्ट में हुँ, बैठा था अभी, अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था, हुँ, तो एक बच्चा था और एक मदर बैठी हुई थी, एंड द हुँ, चाइल्ड वाज हार्डली 3 3 इयर्स। उसका एक पर्सनल मोबाइल था। सो वो हुँ, एयरपोर्ट में बैठा हुआ, ही वाज हैविंग bunch of popcorns there, हुँ, and he was, and mother was talking to some, maybe she, where she was हुँ, talking, wherever she was talking, तो वो खा रहा था। अब हुँ, मुझे एक बात बताओ, 3 साल का बच्चा उस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर नहीं कर रहा कि हुँ, फ्लाइट्स आ रही हैं, वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे हुँ, ये हो रहा है। ही वॉज कॉन्टिन्यूसली फॉर 1.5 years हियर। तो वो हुँ। लर्न, मतलब कहाँ से ब्रेन डेवलप हाँ, होगा? मतलब हम तो बोलते थे मम्मी पापा वहाँ पर क्या हो रहा हाँ, है, वो वहाँ खींच के दिखाओ, लाते ये थे। दिखाओ। आप हाँ, सर अगर आप देखोगे ना, तो हमारे व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छी सी आई थी, पिक्चर्स 2 बनी हुई थी। हुँ, एक में था कि जहाँ पे ना माँ बच्चे को कॉलर से खींच के हुँ, हुँ, घर के अंदर लेकर आ रही है और बच्चे के हाथ में बैट था। हुँ, वो था देन। और हुँ, नाउ की फोटो आई जहाँ पे माँ घर से बाहर खींच रही है और बच्चे के हाथ में मोबाइल था। हुँ, सो वो कंपैरिजन वाले मैंने काफ़ी वो देखे हैं, बट हुँ। एक्चुअली ये सच्चाई है सर। इसलिए ये ऑटिज़्म बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है सर, स्किल्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं, बहुत और सर ज़्यादा। जैसे आपने गट की बात की कि ऑटिज़्म भी गट से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये आपने पता किया कि वो पानी-वानी कितना पी रहे हैं? कम पीते हैं सर, बहुत कम पीते हैं। तो हाइड्रेशन का भी तो बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। बिल्कुल होता है सर। इनफैक्ट सर टॉयलेट ट्रेन भी नहीं हो पाते। ओके। 5 5 साल के बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते। जहाँ पे हुँ, पानी का इंटेक ज़्यादा होगा तो उतना फील हुँ, होगा आपको और उतना आप करोगे। हुँ, तो हुँ, जो इंटेरोसेप्शंस हैं वो भी हुँ। नहीं हो पाता। और कई बार तो पेरेंट्स जब तक बच्चा रोता या चीखता नहीं है तब तक पानी नहीं देते। वो खुद पी पेरेंट्स पी रहे हैं खुद? मुझे तो नहीं लगता सर। सर पूछना है एक बार। सर मैं जानता हूँ ना, बिकॉज हाँ, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द डाइट। सर हुँ। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि 1.5 2 लीटर पानी भी पूरा कंप्लीट दिन में पीता वो होगा। खुद ही नहीं पी रहे होंगे तो बच्चे को मतलब नहीं क्या ही देगा वो। पिलाएँगे फिर गट बिल्कुल माइक्रोब सर। में तो कुछ भी हो जाएगा। 60 से 70% तो बॉडी वाटर ही है। एब्सोल्युटली, बहुत कम पानी पी रहे होंगे। हुँ, वो वही है ना, शाउट किया, अच्छा अच्छा इसको प्यास लगी होगी, पानी दे दो। हुँ। आप समझो इस बेस में भी आधी से ज़्यादा चीज़ें और चल जो रही हैं। पेरेंट्स सर बिना सोचे समझे बच्चे को कुछ भी खिला-पिला देते हैं। जो भी बच्चा माँगे या फिर आजकल तो ये स्विगी, ज़ोमैटो का भी फैशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हम्म, है। हम्म। तो उनकी मैंने पढ़ा थोड़ा हाइपर एक्टिविटी के बारे में, हाँ सर, तो फिर उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ जाती है? सब कुछ ही आ जाती है सर। जितनी ऑटिज्म बढ़ रहा है ना, हुँ, उतने में सिर्फ इंडिविजुअली हाइपर एक्टिविटी वर्ड बढ़ता जा रहा है। ओके। मतलब आप देखोगे ना, किसी से बच्चे से पेरेंट्स से बात करोगे, वो बहुत कॉमनली कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर है। हुँ, किसी भी कॉमनली वर्ड, तो आप सोचो हुँ, कि ये वर्ड कितना कॉमन हो गया। हुँ, हुँ, जबकि हाइपर एक्टिविटी इटसेल्फ इज अ डिसऑर्डर। हुँ, अब प्रॉब्लम ये होती है सर, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ सर, जितना आप, मतलब अगेन
हाइपर एक्टिविटी डिपेंड करती है कि आप एनर्जी कितनी बना रहे हो, है ना? और जितना आप कार्ब्स लोगे वो एक्सेस जो मतलब एनर्जी है ना कहीं वो निकालना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि फिर वो मोबाइल में है, मोबाइल। कार्ब्स खा रहा है, एनर्जी तो निकालनी है, तो वो हाइपर एक्टिविटी फॉर्म में आ जाती है चीज़। तो फिर तो उसकी नींद भी गई। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। कौन-सा बच्चा जो 12 बजे से पहले सोता है सर आज के दिन? ये ऑटिज्म वाले। सर इनको तो मेलाटोनिन और कई स्लीपिंग के पिल्स भी कभी-कभी देने पड़ जाते हैं। ओके। और उनके माँ बाप कब सो रहे हैं फिर? स्ट्रगल, सीवियर स्ट्रगल तो वो उनकी पहले आपस से ही में स्ट्रगल होगी सर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। सर आप वही तो हर लाइफस्टाइल हो रहा है फिर। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब वो खुद ही सोना नहीं जानते तो बच्चे को तो सुलाएंगे कैसे वो? और सर बहुत मतलब मैं ना ऐसे फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स दे चुका हूँ जो कि मुझसे ऑनलाइन सेशन लेते हुए या इनफैक्ट वो जब लेके आते हैं ना, हाय शुक्र है मेरा बच्चा थेरेपी में जाएगा 45 मिनट्स के लिए, मैं वेटिंग एरिया में सो ओ। जाता हूँ। बिकॉज़ हाइपर एक्टिविटी में अगर वो नहीं सो रहे तो वो और सुबह ऑफिस जाना होता है। अब यहाँ पे उनकी ऐसे प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड कहता है कि ओके यार मुझे तो सुबह जाना है, तुम समझो तुम्हारा बच्चा समझे, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब वाइफ संभालती है, अब वो जब तक वो सुबह सोता है तब तक मॉर्निंग में वाइफ को भी घर के काम करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो बच्चों को कोसते भी हैं फिर? बहुत कुछ होता है सर, कोसते हैं सच में? बहुत ज़्यादा होता है तो उनको समझ में नहीं आता? सर। डिसऑर्डर है, टाइम लगता है हर चीज़ में आने में, बट वही बात है सर, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स का क्योंकि मैंने कई प्रोफेशनल्स देखे हैं, कई सर्जन खासकर मदर्स देखी हैं जो सर्जन है या बहुत हाई पोस्ट में, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी है अपने बच्चे के लिए और वो कर रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म में डेवलपमेंट नहीं है, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट हो जाता है। बट सर वो इमोशनल इम्बैलेंस पेरेंट्स में भी दिख जाता है कभी कभार। और सर जैसे आपसे थेरेपी ले ली, आपने बताया कि 1-2 सेशन के बाद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इवन आपने बताया कि सिर्फ 40 मिनट्स का आपने कोई सेशन लिया और बच्चा बहुत ही बुरी हालत में आया था और 40 मिनट्स हाँ, के बाद मैं उसको पहचान नहीं सकता। हाँ, मैं खुद इतनी नहीं ज़्यादा पहचान पाया, इम्प्रूवमेंट हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, तो जैसे हमने चलो 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला दी किसी बच्चे जी में, सर। उसको मेंटेनेंस लगेगी या नहीं लगेगी? पेरेंटल ट्रेनिंग से ही मेंटेनेंस रहेगी सर। और वो मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग चलेगी या कैसे? लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलती सर, हुँ, डिपेंड करता है कि हमारे गोल्स क्या है। हुँ, अगर 6 महीने या 1 साल का बच्चा है तो मैं हुँ, लाइफ लॉन्ग प्ले नहीं करा सकता। नहीं, नहीं, चलो आप आपकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, आपने तो उसकी हालत ठीक हाँ, कर दी। हाँ। आपने उसके पेरेंट्स को भी सब कुछ गाइड कर दिया। हम्म, अब उसके बच्चे की लाइफ तो उसके पेरेंट्स के हाथ में चली जी गई। सर। अब उसके माँ-बाप अपोज़िट डायरेक्शन में काम करें और ये एक्सपेक्ट करते रहें कि डॉक्टर बग्गा जी ने तो भई हमारा बच्चा ठीक कर दिया, इसको हम्म, सब कुछ आ गया। नहीं होगा सर। तो इट्स वो अ इट्स अ जर्नी। तो वो इट्स अ लोग जर्नी विच दे इसको हैव टू जर्नी टेक। मानते भी हैं या फिर बस मानते हैं सर, मानते हैं? मानते हैं कोई बिकॉज ऐसा आप केस बताओ कि आपने लाइफ बदल दी एक बच्चे की, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आया था, ऑटिस्टिक था और उनके पेरेंट्स को भी गाइड कर दिया और आपने बोला होगा उनको कि भई अब आपको सँभालना होगा, ये है, तो उन्होंने ऐसी निकाल दी बात कि हाँ, अब हम सँभाल लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसा कोई केस आपको याद आता है? जिसमें केस बिगड़ गया हो। हाँ, बाद में जैसे आपने बोला कि आप सँभाल लें और फिर वो बिगड़ गया हो, क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया। बहुत हैं सर, बहुत हैं, बहुत हैं 100 में सर। से कितने होते हैं? अ, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा सर बिकॉज़ बट जो मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, वो कहीं न कहीं उन बच्चों में डाउनफॉल 100% आता है सर बिकॉज़ ये इतनी इट्स अ डिसऑर्डर सर, इट्स नॉट अ मिसअलाइनमेंट, इट्स अ कंप्लीट मैल अलाइनमेंट। तो कहीं न कहीं ना ये लाइफ लॉन्ग की बात है, तो मतलब ना जैसे हाइपर एक्टिविटी की मैं एक बात बताऊँ आपको, तो एक बहुत कॉन्सेप्ट बेसिक होता है कि बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें उसको सर्टेन फिजिकल एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, ठीक है? हाइपर एक्टिविटी इज़ अ परमानेंट डिसऑर्डर, वो दिखेगी, वो 24 साल का भी हो जाएगा, 30 साल का भी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेचैन दिखेगा, दैट इज़ इन हाइपर एक्टिविटी। तो मैं ना हमेशा पेरेंट्स को यही कहता हूँ, देखिए मैम आप 8 साल या 10 साल तक थेरेपी ले लोगे,
मगर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी डाउन द लाइन आफ्टर द एडोलेसेंस आपको उसकी जिमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक स्ट्रक्चर्ड जिमिंग 1 डेढ़ 2 घंटे की देनी पड़ेगी, जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जाए, प्रॉपरली विथ प्रॉपर वे वो अपनी एनर्जी चैनलाइज़ करे थ्रू आउट, और ये सारी ज़िंदगी चलेगा सर। बिकॉज़ इट्स अ डिसऑर्डर जो पीछा नहीं छोड़ता, ये परमानेंट तो होता है। उसके लिए वर्कआउट बढ़िया, मतलब बढ़िया होना चाहिए, डाइट बढ़िया होनी चाहिए, हाँ जी सर, पानी बढ़िया होना चाहिए, नींद बढ़िया होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। और बाद में पेरेंट्स क्या उसको इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चे को, वो होना चाहिए। मुझे याद है आप एक ऐसा केस जिम में भी लेकर आए थे। हाँ, 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 मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आया था, एक आया था सागर नाम था शायद। सागर, ही वाज़ 25 इयर्स ओल्ड ना, एंड आपके साथ ट्रेनिंग करके सर रिमेंबर उसने नहीं, कित उसने पहले तो आपका ही नाम लिया था कि आपके साथ थेरेपी हाँ, लेके उसकी एक्चुअली लाइफ हमने काफ़ी किया चेंज था, हुई थी। और फिर मैं उसको पुश करके लाया था हाँ। कि सी थेरेपी मैं दे रहा हूँ, बिकॉज़ ही वाज़ अ लिटिल बिट ओबीस। तो मैंने उसको कहा था चल मेरे साथ, एंड सर कितना चेंज आया था जब बहुत उसने ज़्यादा। डाइट मेंटेन की थी, और वो था, एंड ही इज़ नाउ अ बिल्डर। तो रियल एस्टेट उसमें है, बट सर वही बात है, क्योंकि उसने मेंटेन नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं 1 महीने में एक बार मुझे कॉल कर ही देता है कि आई होप वो सुन रहा होगा, बिकॉज ही फॉलोज मी अलॉट, कि ये स्ट्रगल आ रहा है, वो स्ट्रगल आ रहा है, तो मुझे कॉल करता ही तो रहता ऐसी है। कोई आप लिस्ट देते हो पॉइंट्स की मेंटेनेंस में कि भाई अब मैंने तो अपने पूरा बता दिया आपको, ये 5 पॉइंट फॉलो कर लो। बच्चों को तो देता हूँ सर मैं, हम्म, बच्चों को 5 तो नहीं, कम से कम 10-12 पॉइंट्स होते ओके, हैं, बिकॉज उसमें से 5 में सबसे देता हूँ। इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों को मैं मेंटेनेंस के लिए पेरेंट्स को कहता हूँ कि उनके सेंसरी सिस्टम को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर बच्चा किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है साउंड सुनने से, तो उसके एनवायरनमेंट को ऐसे रखो कि साउंड कम हो, ताकि वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन काम करे, ताकि ब्रेन डेवलपमेंट हो। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सेकंड है सर स्ट्रक्चर। हर एक इंसान में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप, और खासकर ऐसे बच्चों में ना, आप ये नहीं कह सकते कि सडनली उठ के अच्छा चलो तुम्हें स्कूल जाना है, अच्छा चलो चलो अब थेरेपी में जाना है। एक प्रॉपर डे टू डे लाइफ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। टाइम टेबल। हाँ, जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन सडन नहीं होनी चाहिए, ओके। बिकॉज वो इमोशनली इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, इतना समझ नहीं पाते हैं चीज़ें। थर्ड चीज़ होती है सर, अगर हमें पता है कि कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, और अगर वो ऐसी चीज़ है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ, तो उस हैसल में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे पता है कि उस बच्चे को ट्रिगर होगा। मुझे पता है, और फिर भी मैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली करता हूँ, तो कि नहीं तुम सुधरोगे, तुम्हें होना पड़ेगा, तुम दुनिया में कैसे सेट होगे। तो वो जब हम फाइट में बच्चे के साथ जाते हैं, तो वो मैं पेरेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने तरीके से वो सीख जाएगा, स्टिमुलेशन और एनवायरनमेंट से, ज़्यादा पुश मत करो। चौथा सर, रियलिस्टिक टारगेट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो एज अ पेरेंट, हर एक पेरेंट का एक ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा बेस्ट होना चाहिए, बट उसमें कहीं ना कहीं हम अपने रियलिस्टिक गोल्स को ना कम करें, क्योंकि अगर 5 साल के बच्चे में स्पीच नहीं आई है और हम ज़बरदस्ती उसको स्कूल डाल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो, बिकॉज वो 5-7 घंटे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा बेचारा, और बुली होके आएगा। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि अपनी लाइफ को मॉडिफाई करो, ताकि बच्चे की लाइफ मॉडिफाई हो। आप बच्चे को मॉडिफाई करोगे अपनी लाइफ को नॉर्मल रख के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो। सर एक और हार्श क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, किन लोगों को पेरेंट्स बनना चाहिए और किन को नहीं बनना चाहिए? जो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, मुझे लगता है कि उनको किसी भी और बंदे की लाइफ को डिसिप्लिन करने का कोई हक नहीं है। ओह वाओ। तो वेदर इट्स अ पेरेंट्स और इट्स मी और इट्स यू, सर आप डिसिप्लिन थे इसीलिए आप मेरे रोल मॉडल बने। और मैं जिम ट्रेनर्स देखता हूँ ना, वो करवाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। 80% ट्रेनर्स ऐसे बिल्कुल सर, होते हैं ना बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो आप। वो खुद नहीं उठाएंगे, ज्ञान बहुत देते हैं। तो तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, जी सर, और वो गुड स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, इस पे उनकी लाइफ एब्सोल्युटली डिपेंड सर, करती है। एब्सोल्युटली। ठीक है भाई, डॉक्टर बग्गा जी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त आंसर्स दिए हमारे क्वेश्चंस के, और आप लोगों को भी पेरेंटिंग के बारे में, ऑटिज़म के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। और डॉक्टर बग्गा जी का रजौरी गार्डन दिल्ली में इनका क्लिनिक है, और आपको इनका नंबर दिख रहा होगा। तो जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, बस इस पे आप व्हाट्सएप कर देना।
और अपने बच्चे को आप लेकर पहुंच जाएं वहाँ पर, ताकि लाइफ आप लोगों की चेंज हो पाए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में।